नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में। दोस्तों, आज हमारा विषय है हिंद महासागर की भू राजनीति। हिंद महासागर की भू राजनीति आज जो हमारा शीर्षक है वो है हिंद महासागर की भू राजनीति। दोस्तों, हिंद महासागर जिसे प्राचीन ग्रंथों में रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है, अगर देखा जाए तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसको हम रत्नाकर के नाम से भी पुकारते हैं। तो कहीं कहीं इसे भारतीय महासागर के नाम से ही पुकारते हैं। यानी जो हिंद महासागर है ये भारतीय ग्रंथों में इसे हम रत्नाकर के नाम से पुकारते हैं और कहीं कहीं इसे भारतीय महासागर के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें पृथ्वी की सतह पर उपस्थित लगभग 20%, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। यानी संपूर्ण पानी का 20% भाग हिंद महासागर में समाहित है। तो हिंद महासागर जो भू राजनीति आज विषय है, इसको हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों में रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पुस्तकों में भारतीय महासागर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। और ये जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसमें पृथ्वी की सतह पर जितना जल उपस्थित है उस पानी का 20% भाग इसमें पाया जाता है। हिंद महासागर से बड़े सीमांत या क्षेत्रीय समुद्र भी हैं। हिंद महासागर में सीमांत या क्षेत्रीय समुद्र भी हैं, जिनमें अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप सागर। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में फैला है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में फैला है। यानी अगर देखा जाए जो हिंद महासागर की भू राजनीति है, इसे प्राचीन ग्रंथों में रत्नाकर के नाम से कहा जाता है। बहुत जगह इसको भारतीय महासागर भी कहते हैं और ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी पर जितना जल है उसका 20% भाग पानी इसमें पाया जाता है। ये महासागर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हिंद महासागर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध तथा कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये उत्तर की तरफ बंद तथा दक्षिण की तरफ खुला है। ये महासागर जो है ये उत्तर की तरफ बंद है और दक्षिण की तरफ खुला है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन ने इसकी दक्षिणी सीमा को अंटार्कटिका महाद्वीप की उत्तरी आइस शेल्फ अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ की चादर या समुद्र में निकला भाग है, जिसके नीचे गर्म जल रहता है तथा जहां अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वाधिक संपन्न जीवमंडल पाया जाता है। हिंद महासागर का विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप तक है। इसका विस्तार अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप तक है। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर से केप टाउन से होकर गुजरने वाली देशांतर यानी 19 डिग्री 22 मिनट पूर्वी रेखा द्वारा अलग माना जाता है, जबकि इसकी पूर्वी सीमा
तस्मानिया के दक्षिणी पूर्वी केप से होकर गुजरने वाली 147 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होती है, जो कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल लगभग 78 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो ये लगभग 78 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। उत्तमाशा अंतरीप से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी सीमांत पर स्थित लीविन अंतरीप को मिलाने वाली रेखा के उत्तर हिंद महासागर का क्षेत्रफल मात्र 55 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो खाड़ी महासागर कहलाता है। जो 55 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसे हम खाड़ी महासागर के नाम से पुकारते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिंद महासागर का अधिकांश भाग भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर स्थित है। यानी अगर जो महासागर जो प्लेटों पर स्थित हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो हिंद महासागर जो है का अधिकांश भाग भारतीय या भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर स्थित है। शेष जो है अफ्रीकी तथा अंटार्कटिका प्लेट पर स्थित है। यानी हिंद महासागर भारतीय प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अफ्रीकी तथा अंटार्कटिका प्लेट पर स्थित है। भारतीय प्लेट की 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर दिशा में गतिशील होने से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महाद्वीप जो है उत्तर की ओर सरक रहे हैं धीरे धीरे, तो भारतीय प्लेट 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर दिशा में गतिशील होने से मेडागास्कर भारत के धारवाड़ कर्नाटक से अलग हुआ, जिसके फलस्वरूप हिंद महासागर के लगभग मध्यवर्ती भाग में समुद्र नितल प्रसरण प्रारंभ हुआ, जिसके सहारे अब सागर में कार्लसबर्ग कटक, मध्य हिंद महासागरीय कटक तथा भारतीय ऑस्ट्रेलियाई कटक का जन्म हुआ। इन कटकों के सहारे विस्तरणशील अक्ष है, जिसके सहारे हिंद महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, अर्थात कन्याकुमारी तथा अंटार्कटिका तट के मध्य की दूरी बढ़ रही है। हिंद महासागर का उत्तरी भाग अधिक महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हिंद महासागर का उत्तरी भाग अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी, मलक्का जलसंधि तथा टिमोर एवं अराफुरा सागर से होकर विभिन्न देश हिंद महासागर से संबंधित हैं। यानी हिंद महासागर का उत्तरी भाग अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी, मलक्का जलसंधि तथा टिमोर एवं अराफुरा सागर से होकर विभिन्न देश हिंद महासागर से संबंधित कहीं न कहीं वो संबंध रखते हैं। उत्तरी हिंद महासागर का जल गर्म तथा स्थिर है। हिंद महासागर का जल गर्म तथा स्थिर है। इसमें विनाशकारी धाराओं का अभाव पाया जाता है। यानी देखा जाए तो उत्तरी हिंद महासागर का जल गर्म तथा स्थिर है। इसमें विनाशकारी धाराओं का, पवनों का अभाव है। पवन दिशा में मानसूनी जलवायु के कारण मौसमी परिवर्तन भी यहाँ होता रहता है। पवन दिशा में मानसूनी जलवायु के कारण मौसमी परिवर्तन भी इस भाग में होता रहता है, जिससे नौका परिवहन में पवन दिशा विशेष उल्लेखनीय है। जिसमें यहाँ नौका विहार करने वालों में पवन की जो है दिशा विशेष उल्लेखनीय होती है। सोमाली की धारा पवन द्वारा प्रवाहित होती है, जो 6 माह गर्मी के समय दक्षिण से उत्तर
यानी सोमाली की धारा पवन द्वारा प्रवाहित होती है, जो 6 माह गर्मी के समय दक्षिण से उत्तर तथा 6 माह जाड़े के समय उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सहारे चलने वाली, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सहारे चलने वाली दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन, यानी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सहारे चलने वाली दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन गरजने वाला चालीसा के सहारे जहाज दक्षिणी अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप, यानी गरजने वाले चालीसा के सहारे जहाज दक्षिणी अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक जाते हैं। हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के मध्य स्थित है। हिंद महासागर की अगर स्थिति के बारे में देखा जाए तो हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के मध्य स्थित है, जिसके शीर्ष पर दक्षिण एशिया का विशाल देश भारत स्थित है। जिसके शीर्ष पर अगर देखा जाए तो ये दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण विकासशील देश भारत स्थित है। इसलिए हिंद महासागर के तटवर्ती देशों तथा विशेष रूप से भारत के लिए हिंद महासागर विशेष आर्थिक, सामाजिक और भू राजनीतिक महत्व का है। यानी भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हिंद महासागर आर्थिक, सामाजिक और भू राजनीतिक महत्व का महासागर है। यहाँ इस महासागर के कारण विश्व की महाशक्तियों का ध्यान हिंद महासागर की तरफ आकर्षित हुआ है। यानी जो इसकी विशेषताएं हैं उसके कारण, जो हिंद महासागर की विशेषताएं हैं उसके कारण विश्व का ध्यान हिंद महासागर की तरफ आकर्षित हुआ है। नंबर 1, वो क्या विशेषताएं हैं, हम संक्षेप में उनको देखेंगे। पहले, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में खनिजों, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में खनिजों जैसे सोना, हीरा, चांदी इत्यादि के निक्षेप पाए जाते हैं। यानी हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में बहुमूल्य खनिजों की उपलब्धता है, जिसके कारण हिंद महासागर की भू राजनीतिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, इन देशों में विभिन्न औद्योगिक खनिजों जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज इत्यादि का निक्षेप है। इन देशों में अनेक प्रकार के औद्योगिक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज इत्यादि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। खनिज संसाधन किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। अगर उस देश में पर्याप्त मात्रा में खनिज उपलब्ध हैं और वहाँ के निवासियों के प्रति राष्ट्र की भावना विद्यमान है, तो देश विकसित की श्रेणी में आने से कोई इसे रोक नहीं सकता है। हम जापान का उदाहरण देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
जापान का प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी को पूर्णतया ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन वहाँ के निवासियों ने अपने सीमित संसाधनों का भरपूर उपयोग किया और अपने देश को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। यानी खनिजों की जो उपयोग था वो बहुत ही सीमित मात्रा में और संरक्षण के दृष्टिकोण से अपने यहाँ के संसाधनों का उपयोग किया। तो वही चीज़ें यहाँ हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में बहुमूल्य खनिज, सोना चांदी हीरा, ये सब पाए जाते हैं। तो हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में ये सब पाए जाने के कारण उसका महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। इसीलिए विश्व की नज़र हिंद महासागर में की तरफ आकर्षित हुई है। दूसरा क्या है कि यहाँ के औद्योगिक खनिज, इन देशों में विभिन्न औद्योगिक खनिजों, लोहा, कोयला, बॉक्साइट, मैंगनीज इत्यादि के निक्षेप पाए जाते हैं। इसलिए विश्व जो है हिंद महासागर की तरफ देख रहा है। अगला पॉइंट अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के बागाती फसलों जैसे कपास, विभिन्न प्रकार की बागाती फसलें जैसे कपास, रबड़, चाय, जूट, मसाले, नारियल इत्यादि का उत्पादन होता है। यानी हिंद महासागर के जो तटवर्ती देश हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की बागाती फसलों का उत्पादन होता है, जैसे कपास, रबड़, चाय, जूट, मसाले, नारियल इत्यादि का उत्पादन होता है। इसलिए विश्व हिंद महासागर को महत्व के नज़र से देख रहा है। विभिन्न खाद्यान्न फसलों, अनेक प्रकार की खाद्यान्न फसलें जैसे चावल, गेहूँ इत्यादि का उत्पादन अधिक होता है। हिंद महासागर से जुड़े देशों में, तटवर्ती देशों में विभिन्न अनेक प्रकार की फसलें, चावल, गेहूँ चावल, गेहूँ फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। इसलिए विश्व समुदाय हिंद महासागर की तरफ देख रहा है। किसी भी देश के लिए संसाधनों का वहाँ पाया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसाधन किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हिंद महासागर में विभिन्न जैविक और अजैविक संसाधन पाए जाते हैं। यानी विश्व इसलिए उसको देख रहा है, हिंद महासागर को देख रहा है भू राजनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक संसाधन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हिंद महासागर पर को नियंत्रित करता है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो विश्व में जो धारणा बनी हुई है कि जो हिंद महासागर को नियंत्रित करता है एशिया पर अधिकार रखता है। यानी जो हिंद महासागर पर नियंत्रण रखेगा वो एशिया पर अधिकार रखता है। ये महासागर 7 समुद्रों की कुंजी है। यानी हिंद महासागर 7 समुद्रों की कुंजी है। 21वीं सदी में विश्व का भाग निर्धारण इसके जल पर होगा। यानी जो सोच है कि जो हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वो एशिया पर अधिकार करेगा। ये हिंद महासागर 7 समुद्रों की कुंजी हैं, चूँकि ये जुड़े हुए हैं उस सबसे। 21वीं सदी में विश्व का भाग्य निर्धारण इसके जल पर होगा। विश्व के विकसित देश हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ संसार के तटवर्ती देश हिंद महासागर अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। विश्व के विकसित देश हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ अपने संबंध जो है मजबूत करना चाहते हैं। विश्व समुदाय जो
विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं वो जो है हिंद महासागर के जो तटवर्ती देश हैं उससे अपने संबंध मधुर रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न कच्चे माल की प्राप्ति, यानी विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए या विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की प्राप्ति हो सके, तथा उनका तैयार माल इन तटवर्ती देशों के सघन जनसंख्या वाले तथा उनका उत्पादित माल उपभोग के केंद्रों तक, और उपभोग वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो जिससे उन्हें विभिन्न कच्चे माल की प्राप्ति हो सके तथा उनका तैयार माल इन तटवर्ती देशों के सघन जनसंख्या वाले देशों में बेचा जा सके। जो उनकी योजना है कि यहाँ पर उनका उत्पादित माल खपत हो जाएगा, यहाँ की आबादी ज़्यादा है तटवर्ती क्षेत्रों की, इसलिए विश्व समुदाय हिंद महासागर की भू राजनीति के दृष्टिकोण से देख रहा है इसका राजनीतिक आधार। तटवर्ती देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये विकसित देश हिंद महासागर के तटीय देशों की सैन्य व आर्थिक सहायता कर रहे हैं। विश्व तटवर्ती देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये विकसित देश हिंद महासागर के तटीय देशों की सैन्य एवं आर्थिक सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। इसी प्रकार चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी अपने अनेक प्रकार के अड्डे तटीय देशों में स्थापित कर रही हैं। हिंद महासागर के तटीय देशों पर तो ना तो अमेरिका का ही और ना ही सोवियत रूस का एवं चीन का कभी अधिकार रहा है। यानी हिंद महासागर के तटवर्ती देशों पर अगर देखा जाए तो ना ही अमेरिका का, न रूस का, न चीन का अधिकार रहा है। तटवर्ती देश हिंद महासागर को शांत क्षेत्र चाहते हैं। तटवर्ती देश हिंद महासागर को शांत क्षेत्र चाहते हैं, न कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा एवं मुठभेड़ का क्षेत्र। यानी जो हिंद महासागर के तटवर्ती देश हैं उनकी योजना है कि ये हिंद महासागर का भूभाग जो है ये शांत क्षेत्र बना रहे, न कि महाशक्तियों वाले देश की प्रतिस्पर्धा एवं मुठभेड़ का क्षेत्र ये बन जाए। तो इस दृष्टिकोण से हिंद महासागर की भू राजनीतिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। संसार के विकसित और विकासशील राष्ट्र जो है हिंद महासागर की तरफ हर समय कदम बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं कि किस तरह हम हिंद महासागर के तटवर्ती देशों से संबंध मजबूत कर सकें और अब विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर सकें।